प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। और आपको मालूम है कि आपके CBT 1 परीक्षा में टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 मैथ का रहेगा और 30 प्रश्न रीजनिंग से और 40 प्रश्न रहेगा GK GS से। ठीक है, तो इसमें क्या है, आजकल किसी भी परीक्षा में कम से कम 80% आप लाते हैं तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, यानी कि आप सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको तैयारी करना है 90% का, यानी कि 100 प्रश्न में 90 प्रश्न आप सही करें, 90 से ज़्यादा सही करें, इसकी आपको ज़बरदस्त तैयारी करना है। ठीक है, फिर एक आध दो को कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तैयारी करना है क्या, 90% एभव का। ठीक है, यानी कि जैसे मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें आपको 55 नंबर लाना है किसी तरह। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले सबसे पहले करना है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना है उसका मैथ और रीजनिंग का सारा सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कि है आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी जो किरण पब्लिकेशन का नया बुक आया है, इसमें लास्ट का 5 सेट जो है, इसमें 21 से 25 तक प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, उसका पूरा सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग सहित करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और अब से हम लोग सेट नंबर 1 से जो प्रैक्टिस सेट है उसका GK GS की ज़बरदस्त तैयारी करना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को जानना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी साथ में बताते जाएंगे, और सिस्टमेटिक ढंग से जो जिस चैप्टर से, हर एक चैप्टर से, हर प्रश्न के माध्यम से, हर चैप्टर से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा देंगे। ठीक है, तो आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो आप ज़बरदस्त तरीके से आप कम से कम 40 में से यहाँ भी 35 नंबर लाने का प्रयास करेंगे हर हाल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका सेट नंबर 1 भी करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के किन 2 समूहों से मेल खाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समूह 1 और समूह 17 से ये मेल खाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में देखेंगे तो समूह 1 में ही आवर्त सारणी का पहला जो तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये समूह 17 से भी ये मेल खाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से समूह 1 से, जैसे कि पीरियोडिक टेबल अगर देखिएगा तो इसमें क्या है, जो ये है वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे जो होता है वो वर्ग होता है, और ये जो होता है क्षैतिज रेखा जो होती है वो होता है, ये वर्ग हो गया। और ये आवर्त जो है, जो 7 होता है आवर्त होता है, और यानी कि क्षैतिज रेखाएं 7 होती है, और वर्ग जो होता है वो होता है 18। ठीक है, तो इसमें जो समूह 1 है, समूह 1 यानी कि वर्ग 1 जो है, ये कौन सा तत्व कहलाता है? ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 ये रहेगा। ठीक है, तो इसमें समूह 1 को कौन सा तत्व कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आवर्त सारणी के किस समूह को क्षार धातु कहा जाता है? तो समूह 1 को क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। समूह 1 को क्षार धातु कहा जाता है, और समूह 2 को, है ना, समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या है, क्षार धातु, और दूसरा है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी आप नोट करिएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन से आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक, पूछा जाता है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार पूछे तो 1.008 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा समस्थानिक होता है 3, वो भी ध्यान रखना है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसमें से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। ठीक है, तो 3 समस्थानिक में ध्यान रखना है, पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। ठीक है, याद रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। ठीक है, अच्छा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। सूर्य में सबसे ज़्यादा जो तत्व है या तो गैस है, कौन सा है पाया जाता है? तो याद रखना है, सूर्य में या तो ब्रह्मांड में, तारा में, ये सब में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो तत्व होता है, जो गैस होता है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना है।
और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ है ना कि सूर्य या ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। तो इस टाइप के 4 प्रश्न हैं, तो जब भी कोई भी प्रश्न आएगा तो चारों को रिवीजन करेंगे। जैसे कि वायुमंडल में पूछे सबसे ज़्यादा क्या है, तो नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। और पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के भूप्रकृति में और मानव शरीर में, ये दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में है नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में पूछे या सूर्य में पूछे तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हल्का भी है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बस इसको ट्रिक से याद कर लेना है। पिताजी, एक शब्द याद रखना है, पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, पिताजी। ठीक है, याद रखना है ऐसे, पिताजी यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो यहाँ पे लिखा है तांबा और जिंक यानी जस्ता, जिंक मतलब जस्ता। तो तांबा और जस्ता ये किसका मिश्रण हो जाएगा? ये इसका मिश्रण जो है वो क्या होगा? पीतल, है ना। पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसी तरह एक प्रश्न आएगा, यहाँ तो इसका आंसर हो गया ये 2। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा, कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा मिश्रण है, इसको याद रखना है, काटता, यानी कि कांसा जो है ये टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है इंडिया गेट को। ठीक है, अब इंडिया गेट है कहाँ? तो इंडिया गेट है दिल्ली में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और 1931 में इसे खोला गया था। ठीक है, इंडिया गेट का। तो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, याद रखना है। इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। गेटवे बम्बई, गेटवे बम्बई, गेटवे बम्बई, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है ना, मुंबई में जो कि समुद्र तट के किनारे है। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि ताज होटल है, ताज होटल के पास ही गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था, जिसने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन भी एडविन लुटियंस ने किया था। और पुराना जो संसद भवन है उसका भी डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था, जबकि नया संसद भवन है इसका डिज़ाइन बिमल पटेल ने किया था। ठीक है, अच्छा बात करते हैं राजघाट की। तो राजघाट से रिलेटेड है क्या? दिल्ली में है राजघाट और राजघाट में ही गांधी जी की समाधि स्थल है। बात करते हैं लाल किला की। तो लाल किला ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है और शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। अब बात करते हैं क्या राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय स्मारक जो है। तो एक प्रश्न यहाँ से एक अनुच्छेद पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या स्थान या तो वस्तु का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान या तो वस्तु का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में है। और ये जो राष्ट्रीय स्मारक ये सब आता है किस में? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट आइस, ये किसकी आत्मकथा है? ठीक है, एस अगेंस्ट आइस ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरियाणा के हिसार में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है क्या, सानिया मिर्जा की जो है आत्मकथा वो है एस अगेंस्ट आइस और साइना नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि वाइड एंगल ये किसकी आत्मकथा है? तो वाइड एंगल अनिल कुंबले की आत्मकथा है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? तो युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो सचिन तेंदुलकर का है। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
टेस्ट ऑफ माई लाइफ कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, युवराज सिंह का है। और प्लेइंग एट माई वे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इस टाइप के 3 प्रश्न पूछा जाता है। एक दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कोयम्बटूर, एक पूछा जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को कहा जाता है, और एक पूछा जाएगा भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब है ये रिलेटेड है सूती वस्त्र उद्योग से, है ना, मतलब वस्त्र कपड़ा उद्योग से संबंधित है। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कब हुआ था? भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। ठीक है, इससे पहले भी हुआ था लेकिन वो असफल हो गया था, है ना। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में हुआ था कोलकाता में। ठीक है, लेकिन ये असफल हो गया था। ठीक, फिर भारत में पहली कपास मिल की स्थापना जो सफल हुआ था वो 1854 में हुआ था, मुंबई में कावस जी नानाभाई दावर ने किया था। कावस जी नानाभाई दावर ने इसकी स्थापना किया था 1854 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर? तो ये श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, और विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। लेकिन विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो एमीटर हो जाएगा ना, एमीटर। अच्छा, विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभवांतर को। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में ये पूछा हुआ है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो आपके हर शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा, इसलिए कंप्यूटर का भी है ना आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में इसमें जॉब शेड्यूलर पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। URL का फॉर्म पूछा जाएगा, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसमें क्या बताना है आपको? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM का क्या होता है? ROM का, तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट की रेत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है थोरियम। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही होगा। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होगा? केरल होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल का है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी केरल में है। तो ये सारी चीज़ें केरल से याद रखना है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि कोरोना का अगर पूछा गया कि पहला मामला कहाँ पर आया था? तो केरल में आया था। कोरोना से पहली मृत्यु किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, वास्को डी गामा भारत में पहली बार कहाँ पर आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट पर आया था। और कालीकट का नाम पहले क्या था? कोझिकोड, है ना, कोझिकोड कोई कालीकट भी कहा जाता है। और वास्को डी गामा का स्वागत किया था किसने? जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत है ना एक बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, बलित पर्वत, बलित ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर यहाँ पर दिया परतदार पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है एक बलित पर्वत है, याद रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का ही है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत का ही है। ठीक है, और एक ये बलित पर्वत है, या तो इसे मोड़दार पर्वत भी
कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, अच्छा भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर हो गया इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे ऊंचा सुरंग अगर पूछे तो वो कौन सा है, सिकुनला सुरंग है, सिकुनला, इसको ऐसे याद रखना है, सिकुनला सुरंग। ये कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंचा सुरंग है सिकुनला सुरंग, जो कि लद्दाख में बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अगर पूछे तो गोथर्ड वेस है, गोथर्ड वेस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग गोथर्ड बेस। ठीक है, अच्छा दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग पूछे तो वो है अटल सुरंग। ठीक है, सिंपल अगर पूछ ले जाए दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तो गोथर्ड बेस होगा, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग पूछे तो वो है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई है अटल सुरंग का 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, तो सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है, तो ये विकिरण, स्थलीय विकिरण के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करती है। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे द्रव या तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ऊष्मा द्रव या तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, और ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। सूर्य से जो प्राप्त होता है ऊष्मा, सूर्य की रोशनी से या पृथ्वी से जो होता है सूर्यास्त के बाद, वो होता है विकिरण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा सूर्यास्त से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन क्या आता है, सूर्यास्त के समय या तो सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, विभ्रंश घाटी कहलाता है। ठीक है, याद रखना है उन भू आकृतियों को जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, वो विभ्रंश घाटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी यानी महा, है ना, सबसे बड़ी यानी कि महाधमनी, इसका करेक्ट आंसर है महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सा हो जाएगा, तो महाधमनी हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो वो है फीमर, है ना, फीमर की हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है ना, जांघ की हड्डी जो है फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत है। ठीक है, याद रखना है सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अच्छा सबसे बड़ी हड्डी तो हो गया फीमर, सबसे छोटी हड्डी पूछे तो अस्टेपिज है जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो वह पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाए जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, तो वो क्या है, वो है फ्लेम कोशिका। वो क्या है, फ्लेम कोशिका है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाए जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, तो वो कौन सा है, फ्लेम कोशिका है। ठीक है, अब कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। देखिए रॉबर्ट से 3 नाम है और तीनों से प्रश्न पूछा जाता है, वो कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए तीनों को एक साथ देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका के केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, कोशिका के केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने, और एक है टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, एक बार फिर समझिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने,
और टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु कोशिका, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइनाइट्रोटोल्यून। ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्राइनाइट्रोटोल्यून TNT से आप पढ़े होंगे, याद आ गया होगा। ये क्या है? ये एक विस्फोटक की तरह काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा विस्फोटक के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। ट्राइनाइट्रोटोल्यून का सूत्र होता है C6H2NO2 का होल 3 और CH3। या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो TNT का सूत्र होता है C7H5N3O6। ये है TNT का सूत्र है, ट्राइनाइट्रोटोल्यून। ये विस्फोटक है। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा उत्पाद जो होता है वो कहाँ होता है? रूस में होता है। ठीक है, रूस में। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। जैसे कि सोना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मेक्सिको। हीरा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भी है रूस, है ना। एस्बेस्टस और हीरा ये दोनों में अग्रणी देश है रूस है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादक देश पूछे तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रूस की बात करते हैं तो जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से ही हुआ था। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी रूस के सहयोग से हुआ था। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य ये किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप ये संबंधित है हॉकी से। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। अच्छा, हॉकी से संबंधित और भी कप है, याद रखना है। बॉम्बे गोल्ड, बॉम्बे गोल्ड ये हॉकी से संबंधित कप है। आगा खान हॉकी से। ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी हॉकी से। रंगा स्वामी ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान ये दोनों का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो ऋण सृजन बढ़ेगा। ये RBI जब नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो परिणाम क्या होगा? जो ऋण सृजन बढ़ेगा। अब RBI काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, याद रखना है आपको। RBI से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे RBI की स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। 1949 में ही नाटो का स्थापना हुआ था। ठीक है, और RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI जो है ये क्या? भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और साख निधि या तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो RBI ही करता है। ठीक है, RBI का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख था। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो नाइट्रीकरण जो है ये अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है ये नाइट्रीकरण। ठीक है, अच्छा, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सी फसल नाइट्रोजन के निर्धारण में सहायक होता है? तो दलहनी फसल जो होता है वो नाइट्रोजन के निर्धारण में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। जिसने नाभिक की खोज भी किया था रदरफोर्ड ने। अब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है 78%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है?
तो बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। अब बॉर्डर लाइन तत्व कहाँ किसे गया है? तो देखिए जब आवर्त सारणी आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल, तो जो ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पर एक रहता है जिग जैग लाइन, यानी ऐसे 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 रहता है, ठीक है। तो ये जो जिग जैग लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो इसके सटा हुआ जो तत्व है इस साइड या तो इस साइड है, तो वो सब जो तत्व है वो कौन सा है? उसे बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मिलेगा कौन कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व है, यानी कि सीमा रेखा तत्व, जिसे जिग जैग लाइन के दोनों साइड रहता है सटा हुआ, ठीक है। तो इस साइड जो सटा हुआ है, तो उसमें कौन कौन सा है? बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है और एंटीमनी है। ये सब सीमा रेखा तत्व है, यानी कि बॉर्डर लाइन तत्व है, जिसमें यहाँ पर देखिए जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, पोलोनियम है, ये सब सीमा रेखा तत्व यानी कि बॉर्डर लाइन तत्व है। और आपको जैसे कि आर्सेनिक भी मिलेगा, ठीक है, आर्सेनिक, फिर जर्मेनियम हो गया, और एंटीमनी है, याद रखना एंटीमनी, फिर है टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम तो है ही, और एक है एस्टेटिन। तो ये सभी बॉर्डर लाइन तत्व है। तो बॉर्डर लाइन तत्व एक बार फिर से समझ लीजिए या तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे यहाँ पूछा गया है, इसके अलावा भी पूछा जाएगा, तो आप आसानी से कर दीजिएगा, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन, ये सब बॉर्डर लाइन तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातु क्या है? एक ठोस विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य देश था। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अब यहाँ से बताना है आपको कौन था। ये अशोक का परदादा था, या तो अशोक का भाई, अशोक का पिता, या तो अशोक का दादा था? कौन था बताइए। इसका आप लोग आंसर है ना कमेंट में कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का कौन था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न बिहार एसएससी सीरियल में पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक का दादा था, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो गया? अशोक के दादा है ना। अशोक के पिता है बिंदुसार और अशोक के दादा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है। और यहाँ पर क्या है? बिंदुसार आया, ठीक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आएगा, जैसे कि मान के चलिए पूछ दिया कि अशोक का पिता कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन में बिंदुसार भी रहेगा और एक रहेगा बिंबिसार। तो ये कन्फ्यूजन आपको कर सकता है, ठीक है, बिंबिसार। तो बिंबिसार को भी याद रखना, ये कौन है? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, यानी कि उदयन का दादा था ये कौन? बिंबिसार। उदयन वही जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था ना। अजातशत्रु ने पहले स्थापना किया था, फिर राजधानी के रूप में स्थापना किया था उदयन ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का है, बिंदुसार अशोक का पिताजी है, और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है ना। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और यहाँ पर दो कतई जहर प्रश्न याद रखना है,
जो कि कन्फ्यूजन भी आपको करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी आयोग की स्थापना होगा तभी तो नियम आएगा, तभी तो नियम कानून बनाएगा, तभी तो अधिनियम पारित होगा। तो पहले उसकी स्थापना हुआ है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ 1953 में, फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो खेतिहर मजदूर ये भाग लिया था, किसान भी लिया था, जमींदार भी लिया था। ये साहूकार जो है ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ से। ठीक है, अच्छा 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, और झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, कानपुर से नाना साहेब ने किया था, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ही है। नेक्स्ट है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए ये क्या है, धातु ए ये बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना आपको, जैसे कि बी की तुलना में ए अधिक प्रतिक्रियाशील है, तभी तो बी को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि ये अधिक, ए क्या है, अधिक पावरफुल है, तो बी को प्रतिस्थापित कर देता है ना, बी को भगा देता है, बी को हटा देता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि धातु ए जो है ये अधिक प्रतिक्रियाशील है ना, ए बी की तुलना में ए अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, इसमें से कौन सा अम्ल है, तो आप पढ़े होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है, अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब H2SO4 इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये तो क्या है, ये तो सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं देश के पास है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला में। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफा, और एक है और है कौन है, एलिफेंटा की गुफा, वो भी महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लावनी और तमाशा ये महाराष्ट्र का नृत्य है ना, तो ये चीज़ें सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में दिवाला और शोधन ओ क्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, SSC CGL जो सेंट्रल लेवल का, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। भारत में दिवाला और शोधन ओ क्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी, तो 180 दिनों में पूरी करनी होगी। अब 180 से एक प्रश्न और याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कितना है, तो 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180। और 180 से और याद रखना है कि अक्षांश की रेखा कितनी है, तो ऑप्शन में 180 अगर 179 है अक्षांश की रेखा, लेकिन 179 ऑप्शन में नहीं रहे तो 180 टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था, तो वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये आनंद मठ में, ये आनंद मठ जो है उपन्यास उससे लिया गया वंदे मातरम। तो आनंद मठ के रचयिता भी पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अच्छा, राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो राष्ट्रगान कौन सा है, वो जन गण मन, उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर है।
और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अच्छा, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया था। और राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन, तो ये पहली बार गाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो कितना होता है? तो होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ठीक है। अच्छा, मनुष्य में कितना क्रोमोजोम होता है? तो 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में। ठीक है। अच्छा, जीन की खोज किसने किया था? तो जीन की खोज किया था जोहानसन ने। याद रखना है, जीन जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो एक यौगिक का एक परमाणु ये गलत है। ठीक है। और एक तत्व का एक मोल ये सही है। और एक यौगिक का एक मोल ये सही है। एक तत्व का एक परमाणु ये सही है। लेकिन ये एक यौगिक का एक परमाणु ये गलत है, क्योंकि यौगिक जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी रीजेनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये है हाइड्रा, है ना। हाइड्रा है जो कि मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा से अलग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन देखा जाता है? तो मुकुलन। ठीक है, याद रखना है, हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सन मतलब सूरज, सूरज से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। ठीक है, सूरज से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी से और क्या याद रखना है? तो विटामिन डी से याद रखना कि विटामिन डी को रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, या तो सूखा रोग भी उसे कहा जाता है। ठीक है, पूरे विटामिन के बारे में आपको एक बार लिखवा देते हैं, लिख लीजिए, विटामिन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने किया था 1912 में। ठीक है, विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था ना, मैकुलन। और विटामिन बी का खोज विलियम फोस्टर ने किया था, विलियम फोस्टर ने। देखिए, इसमें क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एक विटामिन की खोज 2-3 को मिलकर करता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो NCERT के अनुसार है वो आपको बता रहे हैं। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, विटामिन बी की खोज विलियम फोस्टर ने किया था, विटामिन सी का खोज अल्बर्ट सजेंट ग्यार्गी ने किया था, है ना। अल्बर्ट सजेंट ग्यार्गी ने विटामिन सी का खोज किया था। विटामिन डी का खोज भी मैकुलन ने किया था, विटामिन ए का खोज भी मैकुलन ने किया था, विटामिन ई का खोज इवांस और बिशप ने किया था। इवांस और बिशप, विटामिन ई का खोज इवांस और बिशप ने किया था। विटामिन के की खोज हेनरिक डेम ने किया था, विटामिन के की खोज हेनरिक डेम ने किया था। अब सभी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, है ना। ये मुख्य विटामिन जो है इसका आपको रासायनिक नाम याद रखना है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो है टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, है ना। तो इसको याद रखना है, रथ पर एक टॉफी, पर को साइलेंट रखना है, रथ एक टॉफी। ये सभी विटामिन आपको रासायनिक नाम याद रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। रथ एक टॉफी यानी कि रथ से हो गया रेटिनॉल और थायमिन, विटामिन ए और बी हो गया ना। रथ से हो गया विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी और डी का क्या याद रखना? एक, है ना, रथ एक। सी का हो जाएगा एक से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, को से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। टॉफी, तो लास्ट वाला 2 विटामिन का नाम रखना है टॉफी से, ई और के। तो टो से हो गया टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, और फी से हो गया फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम है।
ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, रथ एक टॉफ़ी, यानी कि जैसे टॉफ़ी आ गया, जैसे विटामिन ई का आपको पूछ दिया जाएगा रासायनिक नाम क्या है, तो लास्ट वाला याद रखना टॉफ़ी है ना, रथ एक टॉफ़ी, यानी कि टोकोफेरोल हो जाएगा, और फिश हो जाएगा फिलोक्विनिन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब यहाँ से और प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, ए की कमी से रतौंधी होता है। और जीरोप्थेल्मिया रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, है ना, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। और रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और जनन क्षमता में कमी जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। और रक्त का थक्का नहीं बनता है वो विटामिन के की कमी से, है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। अच्छा, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन सी को ही घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं, तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहा जाता है ना, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है, तो रघुपति राघव राजाराम किसने लिखा है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखना है। रघुपति राघव राजाराम किसने लिखा है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा है। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ये संक्रमण तत्व कहलाता है। जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था, तो ये कब हुआ था, 1957 में। भारत में 1957 में नया पैसा का परिचय कराया गया और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि है ना 40 प्रश्न आपसे जीके जीएस में CBT 1 में पूछा जाएगा। ठीक है। स्तंभों का मिलान करना है, स्तंभों का मिलान करना है, तो देखिए ऋतु है और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना है, यानी कि किस महीने में कौन सी ऋतु होती है। तो देखिए जो बसंत ऋतु है ये कब आता है, तो चैत और बैसाख में ये बसंत ऋतु आता है। ग्रीष्म ऋतु ये आता है कब, ज्येष्ठ और आषाढ़ में, है ना, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु आता है ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले, यही वाला है ना ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ में आता है। वर्षा ऋतु कब आता है, तो आश्विन और कार्तिक में ना, नहीं सॉरी, वर्षा ऋतु कब आएगा, तो सावन में आएगा ना, सावन के महीनों में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु सावन भादो में आता है। ठीक है। और शरद ऋतु आता है आश्विन कार्तिक में। ठीक है, आश्विन कार्तिक जो कि अब आने वाला है, तो ये शरद ऋतु आश्विन कार्तिक में आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 प्रश्न आपका पूरा जीके जीएस का होता है समाप्त, और यहाँ से क्या आता है, मैथ और रीजनिंग का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेट नंबर 2 का पूरा जीके जीएस के सभी प्रश्न होता है समाप्त। और पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओ का महासचिव कौन है वर्तमान में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कुछ लोग इसका आंसर सही दिए थे। तो यूएनओ का महासचिव है एंटोनियो गुतरेस है, जो कि पुर्तगाल से हैं। और आज का क्वेश्चन है, विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और एक चीज़ हमें याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें।